हेलो फ्रेंड्स एक बार आप सबका फिर से स्वागत है अल्टम शांतिया क्रैशिंग बायोलॉजी में। तो यहाँ हम लोग क्लास 11th NCERT की बायोलॉजी का क्रैश कोर्स की सीरीज चला रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो सेलेक्ट करने के लिए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे चैप्टर की तरफ, जहाँ पे हम लोग का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, मीन्स चैप्टर 7 के लिए। और यहाँ हम लोग अर्थवर्म से स्टार्ट करने वाले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थवर्म का इंट्रोडक्शन तो बहुत कुछ खास नहीं है। इसमें दो स्पीसीज़ का नाम दिया गया है, फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस। स्पीसीज़ नहीं है, ये जेनेरा हैं। इसे समझा जा सकता है क्योंकि पहला लेटर ये कैपिटल में है दोनों का। तो इसी तरह से हम लोग की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है। तो जब ऑप्शन में कोई भी पर्टिकुलर कन्फ्यूजन होता है तो उस पे हम कुछ हद तक फैक्ट और कुछ तर्क करके हम अपने आंसर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इन सब इस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में सबसे अच्छा मुझे लगा एक डार्क मेडियन मिड डॉर्सल लाइन होता है, और जो कि वो ऊपर से ही दिखता है, तुरंत स्किन के नीचे ही होता है, और वो होता है डॉर्सल ब्लड वेसल। ठीक, जो ब्लड वेसल होता है वो डॉर्सल मिड लाइन पर ही निकलता है पूरे अर्थवर्म से आगे से पीछे तक। प्रोस्टोमियम आप जानते ही होंगे। ठीक, नहीं जानते तो प्लीज़ अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी मेरिट को बढ़ाइए, क्योंकि अगर प्रोस्टोमियम नहीं जानते तो आपका आगे बहुत प्रॉब्लम है। ओके, अब बात करते हैं। इस प्रोस्टोमियम का एक स्पेशल फंक्शन भी होता है, ये सेंसरी भी होता है। ठीक, इसे जानने की ज़रूरत है। और ये बक्कल सेगमेंट में होता है, दोनों बता ही दिया मैंने। ठीक, तो प्रोस्टोमियम में सेंसरी फंक्शन भी है, ये स्पेशल कैरेक्टर आपको याद रखना है। और ये देखिए, ये रहा आपका प्रोस्टोमियम, और ये टोटल बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी को ही फॉर्म कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस इमेज को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन जिन चीज़ों के बारे में यहाँ थ्योरी में बताया गया उन चीज़ों को यहाँ दिखाया भी गया है, लाइक क्लाइटलम, जेनाइटल पैपिली, मेल जेनाइटल अपर्चर, फीमेल जेनाइटल अपर्चर, सीटीज़ जो हैं। ठीक, ट्रांसवर्स ग्रूव्स वगैरह तो जानना ही है। और मेटामियर्स, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इस बात को तो बताने की ज़रूरत नहीं मुझे लगती है, क्योंकि हम लोग पहले ही क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं और ये एनालिडा का ग्रुप का मेंबर है, तो फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं करने वाले। सेगमेंट नंबर 14 to 16। ठीक, अभी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, तो उसमें एक्सटर्नल जोड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं उनमें सेगमेंट नंबर 14 to 16 आप देखेंगे, उसमें कुछ बैंड और ग्लैंडुलर टिश्यू के बैंड होते हैं जो कि क्लाइटलम कहलाते हैं। और आगे ध्यान देंगे कि यही क्लाइटलर ग्लैंड्स कोकून के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर ये क्लाइटलम 14 to 16 है, तो एक्सटर्नल जो इन अर्थवर्म का फीचर है उसे 3 पार्ट में बांट दिया गया इसी क्लाइटलम के आधार पर, क्योंकि यही प्रोमिनेंट है और ईजिली ऑब्जर्वेबल है, इसलिए इन्हें बांट दिया गया। प्री, दैट वन एंड द पोस्ट वन, मतलब कि उसके पहले वाला, उसके बाद वाला, और एक वो खुद। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल ग्रुप्स, दैट इज़ 5 to 9th सेगमेंट। देखिए, ये स्पर्मथीकल अपर्चर्स की बात कर रहा है, मतलब कि प्री क्लाइटलर रीजन में ये रहते हैं। स्पर्मथीकल, सॉरी बोलने में ज़रा दिक्कत हो रही है, मेरे
जीभ में अल्सर हो गया है, इसलिए 2 दिन का गैप भी हो गया है, क्योंकि बहुत दिक्कत कर रहा था बोलने में। तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो। चूँकि जीभ ऊपर लग रही है। स्पर्मेथिकल अपर्चर, स्पर्मेथिकल अपर्चर की जो बात है वो वेंट्रोलैटरल है, प्री क्लाइटरल रीजन में है। ये क्लाइटेलम मान लीजिए, ये प्री क्लाइटलर रीजन में है। ओके, तो इस सेगमेंट में 5 to 9th में स्पर्मेथिकल अपर्चर है, 5 to 9th सेगमेंट में। उसमें भी एक सिंगल मीडियन मिडिल वेंट्रल लाइन। अगर जो डॉर्सल में तो आपने देखा ब्लड वेसल था, वहाँ कोई अपर्चर ओपन हो इसका सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर 14th सेगमेंट में बात करेंगे, मतलब कि क्लाइटलर रीजन में ही, क्लाइटलर रीजन में ही मिड वेंट्रल लाइन पे 14th सेगमेंट में, मतलब कि जहाँ से क्लाइटलर रीजन स्टार्ट हो रहा है उसी सेगमेंट में ये फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। तभी तो वो ककून के निर्माण में हेल्प करेगा क्लाइटेलम, अगर उसके एसेंट होगा। ओके, अब फीमेल जेनाइटल पोर की बात कर ली हमने, तो मेल जेनाइटल पोर की बात यहीं कर लिया है इन्होंने भी कि 18th सेगमेंट में ये होता है और वेंट्रोलेटरल साइड में होता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, ये अर्थवर्म है, ठीक, सॉरी, ये अर्थवर्म है, ये यहाँ से क्लाइटलर रीजन स्टार्ट होता है, 14, 15 और 16, ठीक। ये डार्क होंगे, उस ग्रीन कलर पे ना जाइएगा, मुझे कोई डार्क कलर यूज़ करना चाहिए था। ओके, तो एक तो स्टार्टिंग में यहाँ फीमेल जेनाइटल पोर हो गया, और दूसरा यहाँ पे मेल जेनाइटल पोर्स जो हैं वो क्या कह रहा है 18th, मतलब कि क्लाइटलर रीजन में ये फीमेल जेनाइटल पोर है, ठीक, क्लाइटलर रीजन, ठीक। और इसके बाद मतलब कि 16, 17, 18, ठीक, तो कहीं यहाँ दोनों साइड पे इसका जेनाइटल मेल जेनाइटल पोर है, मतलब कि पोस्ट क्लाइटरल रीजन में। तो इससे आपका ध्यान इस तरह से याद करने में इजी हो जाता है कि क्लाइटेलम का आपने रेफरेंस याद कर लिया पॉइंट 14 to 16, तो मुझे नहीं लगता कि फीमेल और मेल जेनाइटल पोर को याद करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में मुझे लगता है मैक्सिमम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, जो कि आपको आंसर फाइंड आउट करने में ईज होगी। ओके, तो 18वें पे वेंट्रोलेटरल लेटरली प्रेजेंट होते हैं मेल जेनाइटल पोर इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम, क्योंकि क्लाइटेलम का अपना खुद अलग एक काम है, पहले का भी अपना एक अलग काम है, उसमें ऑलरेडी सेंसरी ऑर्गन्स प्रोस्टोमियम प्रेजेंट है, लास्ट का भी अपना एक अलग काम होगा, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व होगा, जो भी एक्सक्रीशन का काम होगा उसमें, ठीक। देयर आर रो ऑफ यस शेप्ड सीटी एम्बेडेड इन एपिडर्मल पिट्स इन द मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट। ये देखिए ध्यान दीजिए ज़रा, कहने की बात क्या है कि ये कह रहा है एस सीटी की बात कर रहा है, कि मतलब कि एक्सटर्नली हम देखेंगे तो इसमें सीटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक, और ये मिडिल में होती हैं, हर सेगमेंट के मिडिल में होती है, ठीक, और ये एक्सटेंड और रिट्रैक्ट हो सकती है, और जो कि लोकोमेशन में हेल्प कराती। अगर आपने ये चीज़ याद कर ली कि सीटी क्या होती है, एक्सटेंड और रिट्रैक्टेड हो सकती है, या फिर एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन में काम करती है, तो क्या वो किस चीज़ में हेल्प करेगी, लोकोमोशन में ही हेल्प करेगी। तो इस चीज़ को आप आराम से याद कर लेंगे। अब एनाटॉमी की बात आती है, चलिए एनाटॉमी भी बता दिया गया यहाँ पे। तो अ थिन नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल, मतलब कि सबसे आउटर लेयर,
क्यूटिकल हो गया, उसके जस्ट बाद क्या होगा वो तो आपको पता ही है, और वो भी सिंगल लेयर्ड होगा। ठीक, चूँकि बॉडी मॉइस्ट होती है तो वहाँ कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होना चाहिए वो आप लोग ध्यान लगा सकते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि ग्लैंड्स एक्सेट्रा फॉर्म करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इंटरनल जो फीचर्स हैं उन्हें बता रहा है। 1 से 3 तो बक्कल कैविटी हो गई, 1 से 3 बक्कल कैविटी हो गई। 5 से 7 सेगमेंट ओसोफेगस हो गया। ठीक, ओसोफेगस हो गया, और उसके बाद गीजार्ड होता है 8 से 9 सेगमेंट। ठीक, तो ये बक्कल कैविटी हो गई 1 से 3 देखिए, और चूंकि 4th ट्रांजिशन फेज में है इसलिए उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। 5 से 7 आपका ओसोफेगस हो गया, एंड 8th to 9th सेगमेंट गीजार्ड हो गया। देखिए 9th सेगमेंट को भी लिया गया है क्योंकि ये एक्सटेंड किया गया है, और एक्सटेंशन ऐसे थोड़ी कि वहाँ मेटामेरिकली ये पार्ट एक्सटेंड हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट शो करने के लिए उसे मैग्नीफाई किया गया है कि इस तरह का वहाँ स्ट्रक्चर होता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं हम। स्टमक एक्सटेंड फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट्स। ठीक, अब देखिए ये TH यहाँ नहीं, कोई भी सुपरस्क्रिप्ट नहीं यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलरली 1 से 3 तक ही स्टार्ट होता है, मतलब सेगमेंट नंबर 1 से 3rd तक होगा। मान लीजिए बक्कल कैविटी तो स्टार्ट ही होगी, लेकिन इनमें कुछ ट्रांजिशन हो सकते हैं अप टू डाउन ना। कहने का मतलब यहाँ सेगमेंट्स यूज़ किया गया है ना, 9 से 14 सेगमेंट लंबे हो सकते हैं, ये नहीं कि 9वें से 14वें तक ही होते हैं। ठीक, कहीं भी यहाँ सुपरस्क्रिप्ट नहीं यूज़ किया गया है, ना ही सबस्क्रिप्ट यूज़ किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का लोकेशन नहीं बता रहा है, ये उनके लेंथ बता रहा है। ठीक, इसका ख्याल रखिएगा। ओके, स्टमक एक्सटेंड हो सकता है 9 से 14 सेगमेंट में। गीजार्ड 8 से 9 सेगमेंट कैरी कर सकता है। क्या गड़बड़ी है यहाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत सही नहीं दे रहा है, और यहाँ तो सेगमेंट्स बता रहा है लेकिन यहाँ सेगमेंट नंबर बता रहा है, कुछ समझ में नहीं। खैर ये याद करिएगा, थ्योरी में ऐसा ही लिखा गया है। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक में देखिए ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है। सबसे बड़ी बात कैल्सीफेरस ग्लैंड है जो कि ह्यूमस को न्यूट्रलाइज करता है, ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम, अब देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट कर रहा है, 15th सेगमेंट, मतलब कि यहाँ आप सुपरस्क्रिप्ट जोड़ सकते हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट ही बताया है। आई एम सॉरी, पीछे मैंने इसके लैंग्वेज के हिसाब से अप डाउन किया। तो 15वें सेगमेंट से अब इसका इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है और लास्ट सेगमेंट तक जा रहा है। एट लास्ट इसका एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन वगैरह होता है। कुछ इंटेस्टाइनल सीकी होती हैं जो 26th सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं। ठीक, 26th सेगमेंट में इंटेस्टाइनल सीकी। इंटेस्टाइनल आफ्टर 26th segment except the last 23rd and 23rd to 25th segment is the presence of internal median fold of dorsal wall called टिफ्लोसोल। अच्छा ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है, टिफ्लोसोल को बता रहा है। मतलब कि टिफ्लोसोल 26th सेगमेंट के बाद और 23rd से 25th भी टिफ्लोसोल नहीं होता है, उसके बाद टिफ्लोसोल होता है। मतलब कि ऐसे कह लीजिए इंटेस्टाइनल सीकम के बाद ये टिफ्लोसोल वाला रीजन स्टार्ट होता है। ओके, ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द 4th, 5th, 6th सेगमेंट। चौथे, पाँचवें और छठे सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। चौथे, पाँचवें सेगमेंट, छठे सेगमेंट का मतलब क्या है, ये ओसोफिगस फेरिंग्स की बात कर रहा है। चौथे, पाँचवें, छठे सेगमेंट का ओसोफिगस का बात कर रहा है। ठीक,
तो ये बात है, बक्कल कैविटी और ओसोफिगस के बीच से ही ब्लड ग्लैंड्स स्टार्ट हो जाते हैं और ओसोफिगस के ख़त्म होने से पहले ही ये ब्लड ग्लैंड टर्मिनेट हो जाते हैं, उनके बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपको एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में बताया गया था वही रहेगा। नेफ्रीडियम, कुछ सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया का मतलब क्या है? साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा पे ओपन होते हैं और ये कितने होते हैं? 15 से लास्ट तक होते हैं और इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। ठीक, देखिए बात क्या है, सेप्टल नेफ्रीडिया है, सेप्टल नेफ्रीडिया है तो सेप्टा पे होंगे। ठीक, ओपन कहाँ होंगे? इंटेस्टाइन में ओपन होंगे। और रीजन कहाँ होगा? क्लाइटेलर रीजन से स्टार्ट होगा, क्लाइटेलर रीजन से स्टार्ट होगा। ओके। इंटेग्यूमेंट्री, इंटेग्यूमेंट्री से क्या समझ में आ रहा है? इंटेग्यूमेंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक, अटैच्ड लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल सेगमेंट 3 टू लास्ट। देखिए ये इंटेग्यूमेंट्री बहुत तेज़ी से बक्कल कैविटी के बाद से ही स्टार्ट हो जा रहा है। बक्कल कैविटी मतलब कि प्री क्लाइटरल रीजन से भी स्टार्ट। ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है कि प्री क्लाइटरल रीजन या पोस्ट क्लाइटरल, आपस में कोरिलेशन ही तो लाना है इसमें, और वही कोरिलेशन आपको ध्यान में आ गया। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वही तो होती है कि किसी भी तरह से क्वेश्चन बने हम उसको आपस में कोरिलेट करने, कॉन्सेप्ट की यही बात होती है। फेरेंजियल, फेरेंजियल की क्या मतलब है? फेरेंजियल फेरिंग्स के आसपास होंगे। पेयर टफ्टन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट, ये भी प्री क्लाइटरल होते हैं। देखिए 2 प्री क्लाइटरल रीजन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, जिसमें कौन कौन से हैं? पहला इंटेग्यूमेंट्री है और फेरेंजियल है। इंटेग्यूमेंट्री और फेरेंजियल प्री क्लाइटरल रीजन से स्टार्ट हो रहे हैं और इंटेग्यूमेंट्री सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो मतलब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से मान लीजिए इंटेग्यूमेंट्री स्टार्ट हुआ। ठीक, मैं चेंज कर रहा हूँ, उसके जस्ट आगे से ये फेरेंजियल स्टार्ट होगा और फिर उसके जस्ट आगे से नहीं, मतलब कि 15 से स्टार्ट होगा, तो वो समझ लीजिए यहाँ से आपका सेप्टल नेफ्रीडिया स्टार्ट होगा। इस तरह का अरेंजमेंट है, मतलब कि ये हो गया आपका इंटेग्यूमेंट्री, ये हो गया आपका फेरेंजियल और ये हो गया आपका सेप्टल नेफ्रीडिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है बहुत लॉन्ग हो रहा है ये, मैं बहुत डीप जा रहा हूँ। The funnel connects with a tubular part of nephridium which delivers the waste through the pore of the surface in the body wall into the digestive tube। मतलब कि एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक ट्यूबुलर पार्ट भी होता है नेफ्रीडियम का। ये नेफ्रीडियम के बारे में बात कर रहा है, जो कि फनल और ट्यूब से बना स्ट्रक्चर होता है और वेस्ट को डिलीवर करता है या तो बॉडी वॉल के सरफेस पे या तो डाइजेस्टिव ट्यूब में। ठीक, नेफ्रीडिया का यही काम है, या तो बाहर फेंक देगा या तो इंटेस्टाइन में डाल देगा। गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज गैंग्लिया होती है। वेंट्रल पेयर्ड नॉवकॉर्ड, वेंट्रल ही होगा, जब तक वर्टिब्रेट्स नहीं आएंगे तब तक ये डॉर्सल नहीं होने वाला। तो नॉवकॉर्ड इन द इंटीरियर रीजन ऑफ 3rd to 4th सेगमेंट। 3rd to 4th का मतलब क्या है? ये इंटेग्यूमेंट्री से ही स्टार्ट हो गया। इंटेग्यूमेंट्री ही है ना? हाँ, इंटेग्यूमेंट्री जो नेफ्रीडिया है उन्हीं से नर्वस सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है। ठीक, और थर्ड या फिर 4th सेगमेंट में ये बाइफर्केट होता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ से ये नर्वस सिस्टम इनका स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यहाँ से नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से ये बाइफर्केट होता है। ठीक, इस तरह से बाइफर्केट हो जाता है। लैटरली, अब जब वो बाइफर्केट होगा तो लैटरली होगा ना। लैटरली एनसर्कलिंग द फेरिंग्स को एनसर्कल करेगा। एनसर्कल क्यों करेगा? क्योंकि
जो बक्कल कैविटी है उसके पास सेंसरी आर्गन है प्रोस्टोमियम, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन फेरिंग्स का जो काम है आपस उस जो फूड मटेरियल है उसको इनटेक करना या फिर और भी चीज़ें हैं, तो उसको काम करने के लिए एक कंट्रोल चाहिए होगा, तो इसीलिए उसको एनसर्कल कर रहा है। एंड जॉइंस द सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सली टू फॉर्म अ नर्व रिंग, मतलब कि सेरेब्रल गैंग्लिया को फॉर्म करता है और वहाँ एक रिंग की तरह प्रेजेंट होता है, तो एक नर्व रिंग भी प्रेजेंट होता है वहाँ। टेस्ट रिसेप्टर जो होते हैं कीमो रिसेप्टर टाइप होते हैं, ठीक, ऑलमोस्ट सब में कीमो रिसेप्टर ही टाइप होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। टेस्ट इज प्रेजेंट एट 10 एंड 11th, 10वें और 11वें पे टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और कहाँ ओपन होता है वो आपने देखा है 18वें सेगमेंट में, ठीक। वास्ट डिफरेंशिया रन अप टू 18th सेगमेंट वेयर दे ज्वाइन द प्रोस्टेटिक डक्ट को 18वें सेगमेंट में ज्वाइन करता है। 2 पेयर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड आर प्रेजेंट ईच पेयर द 17th एंड द 19th सेगमेंट। कुछ एक्सेसरी डक्ट भी होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड भी होते हैं जो कि 17 to 19th सेगमेंट में होते हैं। द कॉमन प्रोस्टेट स्पर्मेटिक डक्ट या वास डिफरेंशिया ओपन वेंट्रोलेटरल साइट ऑफ 18th सेगमेंट, वही बात आ गई, ठीक। 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथेकी आर लोकेटेड एट 6th to 9th, 6ठे से 9वें तक स्पर्मेथिकल अपर्चर्स हैं, ठीक, वो तो पहले भी पढ़ा गया। 1 पेयर ऑफ ओवरी इज अटैच्ड एट इंटरसेगमेंटल सेप्टम, देखिए ये सेप्टम पे अटैच होता है 12 to 13th, ओके। ओपन कहाँ हो रहा है, क्लाइटेलम में, मतलब कि 14th पे ओपन होगा, मतलब कि जस्ट इसके जहाँ ये अटैच है उसके नीचे ही ये ओपन हो रहा है, और सिंगल मीडियन पोर से 14वें सेगमेंट में ओपन हो जा रहा है। मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपॉजिटेड इन कोकून, कोकून बनाता है प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड सेल ऑफ क्लाइटेलम, ठीक। देखिए इसमें भी चूँकि ग्लैंड है इसीलिए वहाँ पे जो बात हम लोग कर रहे थे, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने कहा था कि जो प्रोस्टोमियम है वो भी सेंसरी है, एनस का भी अपना काम होता है, क्लाइटेलम में भी अपना कुछ होता है, ग्लैंड होता ही, उनका भी अपना काम होता है कोकून के फॉर्मेशन का, इसलिए वो चीज़ वहाँ प्रेजेंट नहीं होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। खैर, आफ्टर अबाउट 3 weeks ईच cocoon produced 2 to 20 बेबी वर्म एंड एवरेज ऑफ 4, मतलब कि 2 से 20 तक क्रिएट कर सकता है, लेकिन एवरेज उसका 4 आता है, मतलब कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दी ये जो होते हैं 4 ही प्रोड्यूस करते हैं, लार्वा नहीं बनता, ओके। अब बात करते हैं कॉकरोच की। तो ऑर्थ्रोपोड्स मॉर्फोलॉजी सेगमेंटेड होता है ये भी, और 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक। हर सेगमेंट में अपना एक हार्डेंड प्लेट होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, स्क्लेराइट एंड टगाइट्स। अब टगाइट्स के बारे में हम ज़रा जान लेते हैं। सॉरी, टगाइट, अरे यार, टगाइट स्क्लेराइट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टर्गम, मतलब कि स्क्लेराइट का फॉर्मिंग पार्ट होता है, ठीक। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, टर्गम को डॉर्सम भी कह सकते हैं, ठीक। और
बैक ऑफ वन ऑफ द सोमाइट्स, मतलब कि ये टोटल जो स्क्लेराइट एंड टर्गाइट होते हैं वो उन्हें सोमाइट्स ही कहते हैं, लेकिन ये आपस में डॉर्सली और वेंट्रली डिवाइड कर दिए गए हैं। तो वेंट्रली जो होता है आई थिंक स्टर्नाइट कहते हैं, स्टर्नाइट कहते हैं, और डॉर्सली टर्गाइट कहते हैं। तो टर्गाइट का एक और नाम है डॉर्सम, तो जिसे आप समझ सकते हैं कि ये टर्गाइट कभी भी लोकेशन में डॉर्सल ही होगा। ओके, एंड स्टर्नाइट वेंट्रली, मतलब कि ये डॉर्सम है, अब से हम इसे डॉर्सम कहेंगे टर्गाइट को। तो डॉर्सम और ये स्टर्नाइट जॉइन टू ईच अदर बाई अ थिन फ्लेक्सिबल, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए, चूँकि ये हार्डन्ड स्ट्रक्चर है तो इनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई एक मेम्ब्रेन है जो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, और उसे ऑर्थरोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ऑर्थरोडियल मेम्ब्रेन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, सिक्स सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है। ठीक, उसमें लैब्रम, पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैक्सिली, लेबियम, median flexible lobe acting as tang like that is called hypopharynx प्रेजेंट होता है। थोरैक्स में 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक, तो समझ गए होंगे प्रो, मीजो और मेटा। इस थोरैकिक सेगमेंट अभी थोरैक्स में है। हेड का तो बता दिया गया कि 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, मतलब कि थोरैकिक सेगमेंट्स जो होते हैं वो तीनों थोरैकिक सेगमेंट्स एक ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग बियर करते हैं। विंग अराइजेज फ्रॉम मीजोथोरैक्स और सेकंड पेयर मेटाथोरैक्स, मतलब कि जो प्रोथोरैक्स था वो विंग्स कैरी नहीं करता, वो बस वॉकिंग लेग्स कैरी करता है। The abdomen in both male and female consist of 10 segments, मतलब कि दोनों 10 ही सेगमेंट के होते हैं, दोनों में एब्डोमेन 10 ही सेगमेंट के होते हैं। इन फीमेल, जहाँ तक फीमेल की बात रही, 7th स्टर्नम जो हो रहा है, स्टर्नम मीन्स वेंट्रल की बात हो रहा है, बोट शेप्ड होता है और 8वें 9वें के साथ ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करता है। ठीक, और इसी का इंटीरियर पार्ट वो फीमेल गोनोफोर कैरी करता है। ठीक, so now form a brood or genital pouch whose interior part contain female gonophore, spermatical pore and collateral glands। ठीक, इसमें एक ग्लैंड भी होता है, स्पर्मेथिकल पोर भी होता है और गोनोपोर भी होता है। ठीक, मेल की बात करते हैं। मेल में जो जेनाइटल पाउच होता है या फिर जो चैम्बर होता है एट द एंड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के एंड पे होता है। बाउंडेड डॉर्सली, ध्यान दीजिएगा, डॉर्सली बाउंडेड होता है बाय 9th एंड 10th टर्गा। एक टर्गम की बात कर रहा है, डॉर्सम की बात कर रहा है, वो डॉर्सन पे बाउंड होता है, डॉर्सम पे बाउंड होता है एकदम लास्ट में। हिंड की बात कर रहा है और 10 सेगमेंट का पूरा एब्डोमेन है, तो हिंड एंड क्या होगा, 9th एंड 10th ही तो होगा। ठीक, एनस डॉर्सल होता है, ये ध्यान दीजिएगा, और जेनाइटल पोर जो होता है वेंट्रल होता है, और गोनोफाइसिस वो भी वेंट्रल होता है। शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच एब्सेंट इन फीमेल्स में एब्सेंट होता है एनल स्टाइल। इन बोथ सेगमेंट 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई। इस पे मैंने क्वेश्चन भी पूछा है अपने फेसबुक पेज altumscientia/biology पे। एनाटमी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला मुझे याद आया कि क्रॉप जो है, क्रॉप स्टोर फूड करता है। क्रॉप इज फॉलोइंग बाय गिजॉर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। इट हैज़ आउटर लेआउट ऑफ थिक सर्कुलर मसल। थिक सर्कुलर मसल है तो ज़रूर यहाँ मूवमेंट होता होगा, ठीक ना। सर्कुलर मसल है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल जहाँ एक साथ प्रेजेंट होते हैं वहाँ मूवमेंट होगा,
और इनवॉलेंट्री भी हो सकता है, वॉलेंट्री भी हो सकता है। और थिक सर्कुलर मसल आउटर लेयर पे है, तो इंटरनल लेयर पर मुझे लगता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल होगा, और इंटरनली क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, और ये इसमें टीथ होते हैं, तो इसका काम आप समझ सकते हैं। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल कॉल हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीकी। देखिए ध्यान दीजिएगा, हिपैटिक सीकी कहाँ प्रेजेंट है और मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है। देखिए क्रॉप और गिजार्ड और मिडगट के बीच ये हिपैटिक सीकी प्रेजेंट है, और ये मिडगट और हिंडगट के जॉइनिंग पे मल्पीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट पे, मतलब हिपैटिक सीकी जंक्शन फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिटगट देयर इज प्रेजेंट 100 से 150 की संख्या में इनका नंबर ज़्यादा होता है मल्पीजियन ट्यूब्यूल का, वो मल्पीजियन ट्यूब्यूल होते हैं, जो कि किस में हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन में। ठीक, अब देखिए एक मिनट। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट इज प्रेजेंट। अच्छा, मल्पीजियन ट्यूब्यूल हम लोगों ने पढ़ लिया। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात किया है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखिए, चूँकि इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने की कोशिश करिए, ये एक हार्ट है, रेड और ग्रीन को मिला के एक हार्ट का फॉर्म, एक हार्ट को बताया गया है। इस रेड वाले में देखिए जो है एओर्टा बन गया है, और पीछे जो है ग्रीन वाले पार्ट में वो मोटा और मस्कुलर चीज़ है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो इस मस्कुलर स्ट्रक्चर का काम क्या होगा, पंपिंग ही काम होगा, चूँकि हार्ट है, वो कई चैम्बर्ड हार्ट कैरी करते हैं कॉकरोचेस। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, अगर जो मस्कुलर पार्ट पंप करेगा, तो अब ये जाएगा किधर, एंटीरियर एओर्टा की तरफ ही तो जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्शन दिखा दिया गया है, और ये साइनसेस के थ्रू इन बॉडी कैविटीज़ में साइड में डिपॉजिट होते हैं, और वहाँ एक्सचेंज होता है गैसेस का ब्लड के थ्रू। तो ये इस साइड से हार्ट में जाएंगे, और हार्ट सीधे इसे हाँ, तो इधर से जाएगा, और हार्ट इसे आगे की तरफ एंटीरियरली प्रोजेक्ट कर देगा या फिर पंप कर देगा। बस इतनी सी बात है इसमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया इसमें प्रेजेंट होता है, एंड ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल फोल्ड कॉल्ड स्पायरिकल। स्पायरिकल को भी मैंने इस पे भी क्वेश्चन दिया है अपने उस पे पेज पे। हाँ, मुझे लगता है आप लोग को वो मेरा पेज लाइक कर लेना चाहिए। देखिए मैं कभी भी मैं अपना चैनल भी लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। वैसे बिना मांगे यहाँ यूट्यूब पे लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते, पता नहीं कौन सी वो है, लेकिन ठीक है, आगे देखते हैं। उस पर मेरे कहने का मतलब था, एफबी पे जितने भी मेरे क्वेश्चंस हैं उन्हें आप एक झटके में अगर आंसर दे दिए तो आपके गलत होने की संभावना बियॉन्ड 90% है। उसमें आपको दिमाग लगाना होगा, और वहाँ अल्टरनेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको नहीं मिलते, वहाँ कुछ ऐसे ब्रेन टीजिंग क्वेश्चन भी दिया जाता है जिस पे आपको सोचना चाहिए या फिर सोचने को मजबूर होना पड़ता है। ठीक, वहाँ ऐसा नहीं कि नीट की तरह आपको बस बेसिक क्वेश्चन दे दिए गए और उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना, नहीं, वहाँ बिना बताए मल्टीपल चॉइस ऑप्शन भी हो सकते हैं जिसे आपको समझना ही समझना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पायरकल लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ओपनिंग ऑफ स्पायरकल इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्चर्स। स्पायरकल पर स्पिंक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं।